मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर अर्थात छोटा कर जब कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो ये जो नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। समास के 6 भेद होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। ये 3 समास हम लोगों ने समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इस समास में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 पद मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो कर्मधारय समास में ये जो दोनों पद होते हैं वह उपमेय और उपमान की भूमिका निभाते हैं, अर्थात एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है। कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद विशेषता बताता है दूसरे पद की। जैसे चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली। चंद्रमुखी हम लोग किसी के बारे में बोलते हैं कि अरे उसका मुख तो चंद्रमा के समान है, अर्थात बहुत सुंदर है। तो यहाँ चंद्रमा क्या है? विशेषण बन रहा है ना, उसकी विशेषता बता रहा है। कर कमल, कर यानी कि हाथ, कमल जैसे हाथ, यानी कि यहाँ हाथ की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। वायु वेग, वायु के समान वेग। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, फूल के समान कोमल। महात्मा अर्थात महान आत्मा, यहाँ आत्मा को क्या बताया जा रहा है? महान बताया जा रहा है। घनश्याम, घन के समान श्याम। भला मानस, भला है जो मानस। ठीक है, ये होता है कर्मधारय समास। यानी कि कर्मधारय समास में पहला विशेषण और विशेष्य, यानी कि दो लोगों की, दो चीजों, वस्तुओं की तुलना होती है। एक चीज को दूसरे वस्तु के समान या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के समान बताया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कर्मधारय समास। द्विगु समास, ये बहुत ही आसान समास है। इसमें जो पहला पद होता है ना वो संख्यावाचक होता है। तो जब संख्यावाचक कोई शब्द रहे तो जैसे 9, 4, 2 ऐसे अगर कोई शब्द रहे तो आप लोग उसको द्विगु समास लिख दीजिएगा। ये बहुत ही आसान है। जिस समास पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियों वाला, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, सप्त ऋषि जैसे 7 ऋषियों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो देखिए यहाँ पहला पद जो है वो संख्यावाचक है और ये द्विगु समास होता है, अर्थात जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तीसरा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, वह किसी तीसरे के बारे में ही कहता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। इसमें पहला पद और दूसरा पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे गजानन, गज है आनंद जिसका, कौन? गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसका, यानी 10 सिर वाला, कौन? रावण। तो यहाँ ना 10 का महत्व है ना आनंद सर का महत्व है। यहाँ किसका महत्व है? किसके बारे में बताया जा रहा है? रावण के बारे में बताया जा रहा है।
जैसे एक दंत अर्थात एक दांत वाला, कौन, किसको बोला जाता है? गणेश जी को। यहाँ एक और दंत में कोई भी पद प्रधान नहीं है, यहाँ पर किसी तीसरे के बारे में ही बताया जा रहा है। कौन है वो तीसरा? गणेश जी। तो यह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, यहाँ अल्प के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है, अल्प यानी कि थोड़ा, बुद्धि के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है, वो किसी के विषय में ये बोला गया कि वह अल्प बुद्धि है, यानी कि अल्प है बुद्धि जिसकी। ठीक है। आशु, अंशुमाली, अंशु यानी कि किरणें, है माला जिसकी अर्थात सूर्य। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके अर्थात वो जो विशेष हिरण को बोला जाता है 12 सिंगा, आप लोग तो जानते ही हैं। तो यह विशेष हिरण के बारे में बोला गया है। तो यह हुआ बहुव्रीहि समास, अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? बहुत से ऐसे शब्द होते हैं ना जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समासों के उदाहरण में देखने को मिलते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी कि पीला कपड़ा, और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु भगवान। तो ये दोनों के लिए हुआ ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, और नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये हो गया कर्मधारय समास। यह यानी कि यहाँ कंठ के बारे में बताया जा रहा है। कर्मधारय समास के दोनों पद में उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। वहीं बहुव्रीहि समास में क्या होता है? ये किसी अन्य पद के बारे में बताया जाता है। तो जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम विग्रह किस तरह से कर रहे हैं। तो अभी जो दोनों उदाहरण दिया मैंने, नीलकंठ, इसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थात शिव जी की ओर संकेत कर रहे हैं। जब हम लोग इसका विग्रह कर रहे हैं तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। और यहाँ नीलकंठ में जो विग्रह कर रहे हैं इसमें क्या है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। कंठ की विशेषता क्या है? कि वह नीला है। तो यह कर्मधारय समास हो गया। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। ठीक है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। तो यह दोनों का अंतर होता है। जैसे कमल नयन, कमल है, कमल जैसे नैन, यहाँ नैन की विशेषता बताई जा रही है जब हम लोग इसका विग्रह करें। और अगर हम लोग इस तरह से विग्रह करते हैं, कमल जैसे नैनों वाले, अर्थात कृष्ण भगवान को बोला जा रहा है। यह हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है? बहुव्रीहि समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है, और जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। कन्फ्यूजन होता है बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में, इसीलिए विग्रह करके तब उसका नाम लिखिएगा। और विग्रह करते समय ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की तरफ संकेत किया जाता है और कर्मधारय समास में एक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है। अगर ये विग्रह करना आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से क्लियर रहेगा कि कर्मधारय समास का विग्रह कैसे करना है और बहुव्रीहि समास का विग्रह कैसे करना है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा समास। ये समास आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा, किस तरह से समास विग्रह करते हैं या किस तरह से पहचानेंगे। जब तक आप लोग इसको सॉल्व नहीं करिएगा, रोज 4 दिन में 5 दिन में एक बार 10 ठो समास पद जो होते हैं उनका विग्रह करिए, नाम लिखिए, फिर चेक करिए क्या सही है, कितना सही है, कितना। जब आप लोग को विग्रह करना आ जाएगा तो समास आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप लोग को ये रटने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।